6 जनवरी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही एडिटोरियल है और ये वाला एडिटोरियल है अमेरिका के जो एलन मस्क साहब हैं, एलन मस्क के जनरेटिव एआई टूल, जनरेटिव एआई चैटबॉट ग्रोक के बारे में। ग्रोक को लेकर कुछ बातें कही जा रही हैं, चिंताएं जताई जा रही हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल ये है कि क्या ग्रोक इतनी सेंसिटिविटी और इतने सेफगार्ड के साथ डिज़ाइन नहीं किया गया है जितना कि ओपन एआई और गूगल के चैटबॉट डिज़ाइन किए गए हैं। जो सेफगार्ड्स और जो सेंसिटिविटीज़ ओपन एआई में है, जो सेफगार्ड्स और जो सेंसिटिविटीज़ गूगल के चैटबॉट में है, क्या एलन मस्क के ये जो ग्रोक चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैटबॉट है, क्या इसमें वे सेफगार्ड्स और वे सेंसिटिविटीज़ नहीं है जो गूगल के और ओपन एआई के चैटबॉट में है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सेफगार्ड्स को लेकर क्यों बात की जा रही है? सेंसिटिविटी को लेकर क्यों बात की जा रही है? क्योंकि अभी एक इंसिडेंट हुआ है और इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर ग्रोक ने ऐसे रिजल्ट्स दिए हैं, ऐसी तस्वीरें दी हैं जिनको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, जिनको लेकर आपत्ति जताई जाती है और सवाल पूछे जाते हैं। हुआ क्या है कि इससे पहले भी ग्रोक ने ऐसे रिजल्ट्स दिए हैं जहां पर राष्ट्रीय राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को और मशहूर हस्तियों को अपमानजनक तरीके से पेश किया है, तस्वीरों में भी पेश किया है, बयानों में भी, और इनका मजाक भी उड़ाया है। और अभी जो घटना हुई है उसमें ग्रोक से कुछ ऐसी तस्वीरें बनवाई गई हैं जो कि हम कहें कानूनों के हिसाब से और नैतिकता के हिसाब से अपराध की श्रेणी में आती हैं। जैसे जैसे हम टेक्निकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे जैसे लोग इनका मिसयूज़ भी करते हैं और इनके साथ ऐसे रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अपमानजनक हो सकते हैं। भले ही हम बात करें सोशल मीडिया की, भले ही हम बात करें इंटरनेट की या फिर एआई चैटबॉट्स की, लोग इनका यूज़ करने के साथ साथ मिसयूज़ करने की भी कोशिश करते हैं। अभी हुआ क्या है कि ग्रोक से लोगों ने एक महिला को अनड्रेस करने की रिक्वेस्ट की और उसने उसे अनड्रेस करके एक नई तस्वीर, एक नई इमेज जनरेट करके दी है, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी और इसको लेकर आपत्तियां भी जताई जा रही थी। भारत और फ्रांस में तीखी प्रक्रिया हुई और इस पर प्रतिबंध लगाने की, इसको कंट्रोल करने की मांग भी की गई। लेकिन इन मांग के बाद भी, इस तरह के हंगामे के बाद भी और कानूनों के हिसाब से भी और लॉ के हिसाब से भी एक गलत घटना हुई और उसके बाद भी एलन मस्क साहब ने इसे मजाक में लिया और खुद एक जोक के साथ, जो कि खुद उन्हें इस तरह से पेश करने के लिए उन्होंने चैटबॉट से कहा, तो एक भद्दा मजाक किया और भद्दे मजाक के बाद बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिविटी के साथ इन्होंने अपना रिप्लाई दिया। एलन मस्क साहब इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं थे, उन्होंने इसका रिप्लाई ठीक तरीके से नहीं दिया। उन्हें आश्वस्त करना चाहिए था कि उनके चैटबॉट में, उनकी कंपनी के चैटबॉट में जो उन्होंने डेवलप किया है, इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी जो किसी की प्राइवेसी को, किसी की सेंसिटिविटी को और किसी की निजता को, किसी की पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, इतना ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। तो एलन मस्क साहब ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है। इसके बाद जो इनकी दूसरी कॉरपोरेट इकाइयां हैं, उन्होंने भी इस तरह के मजाक शेयर किए और अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। भारत में केंद्र सरकार ने भी कहा है कि अगर कोई चैटबॉट या कोई तकनीक इस तरह की तस्वीरें बनाती है, इस तरह की इमेज जनरेट करती है, तो उन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि यह महिलाओं के साथ एक यौन रूप से, या हम कहें उनकी निजता के साथ एक आपराधिक कृत्य है जो उनके जीवन को खतरे में डालता है, उनकी इज्जत, उनकी गरिमा को खतरे में डालता है। तो इस तरह की घटनाएं और इस तरह के इमेज जनरेशन को किसी भी एआई चैटबॉट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और इसके जो क्रिएटर हैं, इसके जो डिज़ाइनर हैं, इनके जो बनाने वाले हैं, डेवलपर हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं कि इंटरनेट पर पहले ही महिलाएं एक जेंडर माइनॉरिटी में हैं और उनको इंटरनेट के ऊपर टारगेट किया जाता है। इंटरनेट पर भी हमने देखा, सोशल मीडिया पर भी हमने देखा और जितने भी दूसरे संचार के माध्यम है, सभी के ऊपर महिलाओं को टारगेट किया जा सकता है, उनकी निजता को भंग किया जा सकता है, उनकी गरिमा को भंग किया जा सकता है, उनके व्यक्तिगत जीवन से खिलवाड़ किया जा सकता है, उनके साथ आपराधिक कृत्य हो सकते हैं। तो चूंकि महिलाएं पहले से ही जेंडर माइनॉरिटी में है इंटरनेट पर, और इंटरनेट उनके लिए एक सुरक्षित प्लेस नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक इंटरनेट की भी अपनी दुनिया है और इस दुनिया में महिलाएं सुरक्षित रहें, इसको लेकर भी हमारे यूज़र्स को भी और यूज़र
के लिए जो प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने वाले डेवलपर्स हैं उन्हें भी और सरकारों को भी अवेयर होकर इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से हम रियल वर्ल्ड में महिलाओं को सुरक्षित प्लेस देने की बात करते हैं, उनके लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की बात करते हैं, वैसे ही इस इंटरनेट की दुनिया में भी महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह होनी चाहिए, उनके लिए सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, वे आसानी से इंटरनेट का यूज़ कर सकें। अगर मान लीजिए किसी महिला ने इंटरनेट पर अपनी तस्वीर अपलोड की है, उसे पब्लिकली साझा किया है और उसके बाद यदि कोई उस तस्वीर को मिसयूज़ करके एआई से उसको अनड्रेस करके फिर से तस्वीर को पोस्ट करता है, तो इस तरह के आपराधिक कृत्यों को रोका जाना चाहिए। और सबसे पहला काम रोकने का ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, एआई चैटबॉट्स हैं, वहीं पर होना चाहिए और इन्हें डेवलप करते हुए सेंसिटिविटी के साथ और जो भी सेफगार्ड्स हैं उनके साथ इन्हें डेवलप किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के जितने भी रिक्वेस्ट हैं उन्हें रिक्वेस्ट के टाइम पर ही रोक दिया जाए, उनकी रिपोर्ट्स की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस तरह के सेफगार्ड्स लगाए जाने चाहिए। हम देखते हैं कि महिलाओं को साइबर दुनिया में भी और रियल वर्ल्ड में भी इस तरह से टारगेट किया जाता है और अक्सर ऐसे अपराधी, महिलाओं को टारगेट करने वाले अपराधी छूट जाते हैं, लेकिन इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक्स की तरफ से भी इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, एलन मस्क की तरफ से भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हो सकता है कि एलन मस्क को लगता है कि जो अमेरिका की दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल पावर है वो उसे बचा सकती है, लेकिन अमेरिका को भी यह बात समझनी चाहिए, एलन मस्क को भी यह बात समझनी चाहिए कि इस तरह के प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये दुनिया भर को प्रभावित करते हैं, हर घर को प्रभावित करते हैं। जिनके हाथ में इंटरनेट है उस हर एक व्यक्ति को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के टूल्स, इस तरह की टेक्नोलॉजीज प्रभावित करती है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए सरकारों को भी और प्लेटफॉर्म्स को भी इन्हें सेंसिटिविटी के साथ हल किया जाना चाहिए, डेवलप किया जाना चाहिए और आपराधिक कृत्यों को पहले ही रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। और फिर भी यदि इस तरह के अपराध होते हैं तो उन्हें सरकारों के द्वारा सख्ती से हल किया जाना चाहिए और उनके साथ निपटना चाहिए। हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, उसका उतना ही ज़्यादा मिसयूज़ भी हो सकता है। तो हमें इंटरनेट की दुनिया को भी सेफ़ बनाने के लिए, इंटरनेट की दुनिया को भी ज़्यादा सरल, सुलभ बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। और सबसे पहला प्रयास इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स के डेवलपर ही कर सकते हैं और उसके बाद भी यदि होता है तो सरकारों को इसे सख्ती से देखना चाहिए, सख्ती से इनसे निपटना चाहिए। एडिटोरियल में मेन बात यही थी कि किसी की व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करने वाली जो जितनी भी तकनीकें हैं उनमें सेफगार्ड्स होने चाहिए और उनमें सेंसिटिविटी के साथ उन्हें डेवलप किया जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसी के व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए सेंसिटिविटी और सेफगार्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहानी यही थी कि जो ग्रोक चैटबॉट है, किसका चैटबॉट है? एक्स प्लेटफॉर्म का चैटबॉट है और ये एक्स प्लेटफॉर्म एलन मस्क का है और इनका जो प्लेटफॉर्म है ग्रोक एआई चैटबॉट जो है, उसमें सेफगार्ड्स की कमी है, उसमें सेंसिटिविटी की कमी है। क्योंकि हुआ क्या है कि इसने कुछ महिलाओं की तस्वीरों को एड्रेस करके रिजल्ट्स दिए हैं और जो कि बहुत ज़्यादा अपमानजनक है, बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना है। तो इस तरह के जितने भी काम हैं वो हम देखते हैं कि अपराधों की श्रेणी में आ जाते हैं, यौन अपराधों की श्रेणी में आते हैं। तो इसके लिए इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और डेवलप करते हुए भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस पर एक कड़ी प्रतिक्रिया आई, तीखी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने इस पर सवाल उठाए, इसको लेकर नाराज़गी व्यक्त की। लेकिन जो इसके प्लेटफ़ॉर्म के जो मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इस रवैये को लेकर भी चिंताएँ खड़ी हुई हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जो किसी के जीवन से और कानूनों से और किसी की व्यक्तिगत गरिमा से जुड़े हुए हैं। इन्हें आपराधिक कृत्यों की तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम रियल वर्ल्ड में इस तरह का कोई काम करते हैं तो उन्हें अपराधों की तरह देखा जाता है। इसलिए इंटरनेट की दुनिया में भी अगर कोई इस तरह का काम करता है तो उन्हें आपराधिक कृत्य की तरह देखा जाना चाहिए और उन्हें उतनी ही सख्ती के साथ निपटना चाहिए। इंटरनेट पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए हमें मतलब यूज़र्स को भी ध्यान रखना होगा और जो इनके डेवलपर्स हैं उनको भी ध्यान रखना होगा। एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बुद्धिमत्ता जनरेट करनी है और वो भी आर्टिफिशियली रूप से। जैसे हमारे पास जो हमारी इंटेलिजेंस है, मनुष्य अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, घटनाओं को ऑब्जर्व करता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है, उनके पैटर्न्स फॉलो करता है और उन्हें अपने लिए आने वाले भविष्य में डिसीजंस के एक रॉ मटेरियल के रूप में अपने अनुभवों को जमा कर लेता है और इन अनुभवों का यूज़ करके आने वाले डिसीजंस लेता है। हम देखते हैं किसी के बारे में और कुछ बातों को, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें
समझ कर, सीख कर, याद रख के आने वाले डिसीजंस में हम यूज़ करते हैं। और एक मनुष्य की तरह एक मशीन भी वैसी ही चीज़ें सीख सके, रीज़निंग कर सकें और डिसीजन ले सकें। इस तरह से मशीनों को तैयार किया जाना ही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। मतलब मनुष्य को और मशीन में कोई अंतर नहीं रखना है। जिस तरह से मनुष्य काम करता है वैसे ही एक मशीन भी काम कर सके, अपने आप से काम कर सके। आज जो हमारे पास मशीनें हैं हम उन्हें चलाते हैं और उन्हें जब चाहे चलाते हैं, जब चाहे बंद कर देते हैं। जैसे हम उनका यूज़ करते हैं वैसा यूज़ होता है। लेकिन आने वाले समय में मशीन्स हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, इस तरह से डिज़ाइन किया जाना है कि वो मनुष्य की तरह देख सके, समझ सके, सीख सके और डिसीज़न ले सके, और वो भी अपने आप से। मतलब हम मनुष्य हैं और मनुष्य को एक दूसरा मनुष्य बनाना है। बस उसमें हड्डी नहीं होगी, बस उसमें चमड़ी नहीं होगी, बस उसमें खून नहीं होगा, लेकिन वो बना होगा मेटल से, लेकिन वो काम करेगा मनुष्यों की तरह। अंदर से मनुष्य होगा, बाहर से मशीन होगी। तो इस तरह से जो भी टेक्नोलॉजी काम करेगी उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कह रहे हैं। हालाँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो पैटर्न है, जो वो रीज़निंग है, वो लर्निंग है और वो डिसीज़न मेकिंग है, जो मशीन सीख सकती है, जो मशीन डिसीज़न ले सकती है, वो सारी प्रक्रिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएगी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ़ नैरो एआई है, जनरल एआई नहीं है, सुपर एआई नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जनरल एआई का डेवलपमेंट भी हो सकता है और सुपर एआई का डेवलपमेंट भी हो सकता है। एआई के बाद देखते हैं हम एआई के मॉडल क्या होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी मशीन को देने के लिए जो टूल, जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम डेवलप किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं एआई मॉडल। तो ये जो एआई मॉडल है, ये डेटा पर ट्रेंड होते हैं और फिर ये पैटर्न को पकड़ते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। मतलब यहाँ पर अंदर मशीन के दिमाग के अंदर जो चीज़ है वो है ये मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम, जो कि ट्रेंड होते हैं डेटा पर और पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर प्रिडिक्शन या डिसीजन करते हैं। तो ये जो मॉडल है वो होते हैं एआई मॉडल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है? तो जैसे हमने बात की कि डेटा पर ये ट्रेंड होता है, या तो इसे डेटा हम दे सकते हैं या फिर ऐसी मशीन भी हो सकती है जो खुद से डेटा को ऑब्जर्व करे, डेटा को स्टोर करे और उससे एनालिसिस करके, उससे पैटर्न्स को निकाल के, उससे अपने अनुभव निकाल कर डिसीजन ले सके। तो 2 तरह से हो सकता है, या तो डेटा सेट हम भी दे सकते हैं या वो खुद मशीन खुद भी डेटा सेट तैयार कर सकती है। तो इस तरह से जो भी मॉडल होते हैं वो एआई को काम करने में, या हम कहें कि एआई इस तरह के मॉडल्स पर काम करती है। टाइप्स की बात करें तो अगर हम क्षमता की, अगर हम कैपेबिलिटीज़ की बात करें, तो कैपेबिलिटीज़ के आधार पर नैरो एआई हो सकता है, जनरल एआई हो सकता है और सुपर एआई हो सकता है। नैरो एआई क्या होता है? नैरो एआई में मशीन कुछ स्पेसिफिक टास्क ही कर सकती है। सिर्फ स्पेसिफिक टास्क, सिर्फ एक काम को बार-बार, बार-बार, बार-बार करना बिना किसी मनुष्य की सहायता के, वो होता है स्पेसिफिक एआई। इस तरह के एआई मॉडल हमने देखे हैं, जैसे वॉइस असिस्टेंस हो सकता है, जैसे कि रिकमेंडेशन सिस्टम हो सकता है। तो इस तरह के एआई हम देख सकते हैं हमारे लिए, हम यूज़ भी करते हैं इस तरह के एआईज़ का। लेकिन इससे आगे जो एआई है, जनरल एआई या मजबूत एआई, या जो हम कहें कि इस तरह का एआई जो पूरा का पूरा एक मनुष्य की तरह काम करता है, वो समझता है, सीखता है, पैटर्न फॉलो करता है और अपना इंटेलेक्चुअल तैयार करता है और फिर डिसीजन लेता है। तो इस तरह के एआई अभी तो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इनके ऊपर काम चल रहा है और हो सकता है कि भविष्य में जनरल एआई का भी डेवलपमेंट हो। उसके बाद हम देखेंगे सुपर एआई। सुपर एआई में क्या होता है, जो हमारा मनुष्य का लेवल है उससे भी आगे की ये एआई है और अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन मुझे लगता है और जैसे-जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस तरह की एआई का डेवलपमेंट भी जल्दी ही हो सकता है। फंक्शनैलिटी के आधार पर बात करें तो मनुष्य क्या काम करती है, इसके आधार पर हम देखें तो रिएक्टिव एआई हो सकता है, लिमिटेड मेमोरी एआई हो सकता है, थ्योरी ऑफ माइंड एआई हो सकता है और सेल्फ अवेयर एआई हो सकता है। अब ये कैसे काम करते हैं? रिएक्टिव एआई की बात करें तो रिएक्टिव एआई सिर्फ कुछ सिचुएशंस में रिएक्ट करता है, सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है सिचुएशंस को। इसके पास मेमोरी नहीं है, मतलब इसके पास अपने अनुभव नहीं है और जो हम उससे टास्क करवाने के लिए कहते हैं बस उतना काम कर देता है, जैसे कि आईबीएम डीप ब्लू। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं एआई, मतलब रिएक्टिव एआई हैं और सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं। लिमिटेड मेमोरी एआई में शॉर्ट टर्म इनके पास मेमोरी होती है और उसके आधार पर डिसीजन लेते हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स। और इसके बाद
जो एआई है थ्योरी ऑफ माइंड, मतलब ये जो एआई है हमारी भावनाओं, विश्वासों और इरादों को समझ सकता है। मतलब एक मनुष्य की तरह ये ऑब्जर्व कर सकता है और इसमें अभी तक हमारे पास कोई मॉडल है नहीं, अभी सिर्फ अपने रिसर्च के चरण में ही है। और इसके बाद सेल्फ अवेयर एआई पूरी तरह मनुष्य की तरह होगा, जो सेल्फ कॉन्शियस होगा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगा, जो मनुष्य की तरह काम करेगा और इसे हम कहेंगे सेल्फ अवेयर एआई। और ये अभी अस्तित्व में नहीं है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो आज की तारीख में एआई का उपयोग हर एक क्षेत्र में हो रहा है, चाहे हम बात करें स्वास्थ्य की, शिक्षा की, कृषि की या फिर हमारे गवर्नेंस सिस्टम की, तो सभी जगह हम एआई का यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो हम अगर हम बेसिक लेवल पर देखें तो हमारे नोट्स बनाने से लेकर एक डॉक्टर को असिस्ट करने तक वाली मशीनों में एआई का उपयोग हो रहा है। फेस रिकॉग्निशन में हो रहा है, चाहे वो डायग्नोसिस में हो रहा है या फिर हम कहें कि बिलिंग में हो रहा है या वॉइस असिस्टेंस में हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स हैं जो एआई का फिलहाल काम कर रहे हैं। एआई हमारे लिए समय बचाता है, एआई हमारे लिए मेहनत बचाता है, हालांकि थोड़ी सी पावर ज़्यादा ले रहा है, लेकिन वो भविष्य में जिस तरह से रिसर्च हो रही है, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो एनर्जी एफिशिएंट एआई भी जल्दी ही आ जाएगा और समय के साथ, मेहनत के साथ पैसा और पावर भी बचाएगा, एनर्जी भी बचाएगा। तो एआई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिना एआई के आने वाले समय में काम नहीं होने वाला है, इसलिए एआई आने वाले भविष्य की टेक्नोलॉजी है और आने वाली अर्थव्यवस्थाओं का बेस हो सकती है। ये बातें हम देख चुके हैं। अब सवाल उठता है कि एआई हमारे लिए किस तरह से खतरा हो सकता है, किस तरह से एक आदमी की, एक व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल की किस तरह से हमारी प्राइवेसी को ये भंग कर सकता है। तो हम देखते हैं कि एआई बड़े पैमाने पर डेटा का कलेक्शन करता है। इस डेटा में हमसे जुड़ी जानकारियाँ भी हो सकती है, किसी स्थान की जानकारी भी हो सकती है, व्यवहार की जानकारी भी हो सकती है और हमारी पसंद प्रेफ़रेंस की जानकारी भी हो सकती है। हमें पता भी ना हो और कोई मॉडल जो हम यूज़ करते हैं हमारे मोबाइल में हो, वो हमारे लिए ये सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा हो बिना हमारी सहमति के, और इनका यूज़ भी हो सकता है और याद रहे मिसयूज़ भी हो सकता है। हमारे ऊपर सर्विलांस रखने के लिए और ट्रैकिंग रखने के लिए भी एआई का यूज़ हो सकता है। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफ़लाइन भी हो सकता है। मान लीजिए हम सड़क से कहीं जाते हैं, तो कैमरास के माध्यम से हमारा फेस रिकॉग्निशन हो सकता है और फेस को रिकॉग्नाइज करने के आधार पर एक कैमरा से दूसरे कैमरा में कैसे ट्रैक कर सकते हैं कोई व्यक्ति को जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ऑफलाइन ट्रैकिंग भी हो सकती है और ऑनलाइन ट्रैकिंग भी हो सकती है कि हम क्या सर्च करते हैं, क्या खरीदारी करते हैं, क्या चीज़ें हम मोबाइल में एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, क्या न्यूज़ देखते हैं, क्या पैटर्न्स हैं, किसे लाइक करते हैं, किसे लाइक नहीं करते हैं। तो इस तरह से पैटर्न को ऑब्जर्व करके हमारा एक प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। इस प्रोफाइलिंग और हमारी बिहेवियरल एनालिसिस करके कोई व्यक्ति हमारे बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और व्यक्तिगत निजी जानकारियाँ इकट्ठा कर सकता है। जैसे हम किस पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को फॉलो करते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोस्ट को लाइक करते हैं। तो इस तरह के पैटर्न्स को फॉलो करके हमारे ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। अगर कोई बड़ी ताकत इसका मिसयूज़ करती है तो हमारे लिए यह एक खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि वे इसका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो डेटा इकट्ठा किया गया है उसका साझाकरण भी हो सकता है, उसे शेयर भी किया जा सकता है, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा बेचा भी जा सकता है और आने वाले समय में इस तरह का काम भी होने का खतरा हमारे लिए है और हम चारों तरफ से घिरे हुए हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी डिजिटल डिवाइसेस हैं। चाहे हम टीवी की बात करें, मोबाइल की बात करें, कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम-टॉप, टैबलेट या कार्स की बात करें या पंखे की बात करें या बल्ब की बात करें, सारी चीज़ें आने वाले भविष्य में एआई से जुड़ती चली जा रही हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से। और इस तरह से हमारे ऊपर एक सर्विलांस हमेशा लगा हुआ है और हमें फॉलो कर रहा है, हमारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहा है, हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस तरह से एआई हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। ये डेटा लीक भी हो सकता है और सार्वजनिक रूप से, मान लीजिए किसी की तस्वीरें हैं, किसी की निजी तस्वीरें हैं और सार्वजनिक रूप से लीक हो जाती हैं, तब भी किसी व्यक्ति के जीवन पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है एआई का। चेहरा पहचानने की जो तकनीक है, मतलब फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक है, उसका भी मिसयूज़ हो सकता है। हमारे लिए प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी कर सकते हैं ये लोग,
मतलब अगर कोई एआई का दुरुपयोग करता है उन लोगों की बात हो रही है। और ऊपर से यहाँ पर हमारे कंसेंट, हमारे कंट्रोल के बिना हमारे डेटा का शेयर भी हो सकता है, हमारे डेटा का मिसयूज भी हो सकता है, हमारे डेटा का यूज मिसयूज सब कुछ हो सकता है। जैसे जैसे एआई आगे बढ़ रहा है, हम डीप फेक और आइडेंटिटी थे चोरी की बात भी देख रहे हैं। डीप फेक को लेकर भी अभी कुछ तस्वीरें आई थी, उनमें डीप फेक के आधार पर चेहरा बदला गया था और एक मशहूर हस्ती के साथ, एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ इस तरह की घटना हुई थी, वो हमने देखा था। और अभी जो चैटबॉट ने, मतलब ग्रोक ने जो तस्वीरें बनाई हैं, उसमें एक महिला को अनड्रेस किया है और उसके बाद उसकी तस्वीरें साझा की हैं, तो उसको लेकर भी चिंताएं हैं। एआई हमारे पैटर्न्स को फॉलो करके, हमारा एनालिसिस करके, हमारा बिहेवियर एनालिसिस करके एक प्रोफाइल तैयार कर सकता है और हमें बहुत ज़्यादा गलत तरीके से भी पब्लिकली दिखा सकता है। तो इस तरह के यदि मिसयूज़ किए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में हम हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमारे संविधान में आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करके उसमें गोपनीयता का अधिकार भी शामिल किया गया है। तो गोपनीयता का अधिकार अब आर्टिकल 21 में एक मौलिक अधिकार है। ये जो केस था 2017 का न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, उसमें गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में यानी आर्टिकल 21 में शामिल किया था। और एआई का मिसयूज होने से हमारे इस आर्टिकल को खतरा हो सकता है, हमारे इस फंडामेंटल राइट को खतरा हो सकता है, आर्टिकल को नहीं, फंडामेंटल राइट को। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 19, जहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात आती है। अगर हम चाहें तो हमारी तस्वीर को सार्वजनिक रूप से साझा कर सकते हैं, हम ना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति हमारी तस्वीर को मिसयूज करता है, उसको एडिट करता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, एक ड्रेस्ड फोटो को अनड्रेस करता है और साझा करता है, तो इस तरह से हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको भी खतरा हो सकता है। क्योंकि हम चाहें तो साझा करें, हम चाहें तो साझा न करें, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमारी कंसेंट, हमारे कंट्रोल, हमारी सहमति के बिना इस तरह का काम करता है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो सकता है। इसके बाद है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये वाला आर्टिकल जो है हमें किसी भी प्रकार से भेदभाव से, किसी भी प्रकार की असमानता से बचाता है। हालांकि आर्टिकल 15 में भी इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति हमारी निजता का उल्लंघन करता है, इसका मतलब है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद आर्टिकल 21 फिर से है, जिसमें कि हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारे डेटा का संग्रह करता है, प्रसंस्करण करता है और उसे साझा करता है, तो हमारी प्राइवेसी का, हमारी निजता का उल्लंघन होता है। तो आर्टिकल 21 में फिर से ये बात शामिल की जा सकती है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 भी हो सकता है, क्योंकि हमारी धार्मिकता के आधार पर यदि हमारे साथ कोई इस तरह की बातें करता है, इस तरह का कोई भेदभाव करता है और कोई हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई बातें यदि साझा करता है, उसको कलेक्ट करता है, उसके साथ कोई छेड़खानी करता है, एडिटिंग करता है और डीप फेक या किसी भी माध्यम से उसे मिसयूज करके पब्लिकली रूप से साझा करता है, तो हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन भी होता है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की बात भी हम कर चुके हैं। बड़े पैमाने पर यदि कोई इस तरह की निगरानी करता है तो ये हमारी स्वतंत्रताओं का उल्लंघन होगा। यहाँ से प्री के लिए सवाल हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रकारों के बारे में सही है। प्रकार हमने दो तरह के देखे थे, एक तो उसकी क्षमता के आधार पर, दूसरा फंक्शनैलिटी के आधार पर। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि नेरो एआई केवल किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो नेरो एआई की बात जब भी होती है, इसका मतलब होता है कि विशेष कार्य को करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। नेरो एआई यानी कम काम कर सकता है, छोटा सा है, अभी अपने शैशव अवस्था में है, डेवलपमेंट इसमें होना बाकी है, शुरुआत है एआई की। कुछ काम कर सकता है और सभी काम ये नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है कि नेरो एआई एक विशेष कार्य ही कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जनरल एआई मानव की तरह किसी भी बौद्धिक कार्य को समझ और कर सकता है। जी, ये बात सही है, मानव की तरह काम करता है, इसलिए जनरल एआई जिस तरह से हमारे पास बुद्धिमत्ता है, उसी तरह जनरल एआई में भी बुद्धिमत्ता होगी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, सुपर एआई वर्तमान में व्यवहारिक रूप में उपलब्ध है। सुपर एआई फिलहाल सैद्धांतिक रूप से ही अवेलेबल है, मतलब सिर्फ किताबों में, सिर्फ बातों में है, सिर्फ विजन में, सिर्फ सोच में है। अभी तक जमीन पर नहीं उतरा है, अभी जनरल एआई भी नहीं आया है। अभी सिर्फ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नैरो एआई है जो कुछ स्पेसिफिक काम ही कर सकते हैं। जनरल एआई, सुपर एआई हम देखते हैं किस तरह से फिल्मों में उसका यूज़ किया गया है, तो वैसी ही एआई रियल वर्ल्ड में आ सकती है
और इस पर शोध हो रहा है, इस पर काम हो रहा है। तो अभी जनरल एआई और सुपर एआई नहीं है, नीरो एआई है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा, रिएक्टिव मशीनें स्मृति का उपयोग करके भविष्य में निर्णय ले सकती हैं। रिएक्टिव जो एआई है, रिएक्टिव एआई मेमोरी इनके पास नहीं है, लेकिन शॉर्ट मेमोरी वाली जो है, जैसे कार, सेल्फ ड्राइविंग कार, वो दूसरी है। लेकिन ये जो रिएक्टिव एआई है, इनके पास मेमोरी नहीं होती है। तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में निजता के अधिकार से संबंधित हैं। पहला स्टेटमेंट, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है, ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 21 हमने देखा भी है। दूसरा स्टेटमेंट, अनुच्छेद 19 एक ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें गोपनीयता की सुरक्षा भी शामिल है। ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 19 एक ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता की स्वतंत्रता। वैसे गोपनीयता आर्टिकल 21 में है, लेकिन इसमें भी हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी बात को एक्सप्रेस न करना चाहें तो उसमें भी शामिल किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट, आर्टिकल 14 केवल नागरिकों को शिक्षा के अधिकार संबंधित सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 14 में शिक्षा के अधिकार की बात नहीं है, इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, इस तरह की बातें हैं। चौथा स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। यह बात बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एआई द्वारा व्यक्तिगत गोपनीयता पर प्रभाव डालने के उदाहरण है। कौन सा कथन एआई के द्वारा व्यक्तिगत गोपनीयता पर प्रभाव डालने वाले उदाहरणों में से सही है। हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा हुआ है और उस पर प्रभावित करता है। एआई आधारित कैमरे व्यक्ति की ऑनलाइन ऑफलाइन गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि एआई आधारित यदि कैमरे होंगे, फेस रिकॉग्निशन की यदि उसमें टेक्नोलॉजी होगी, तो ये वाले डेटा किसी व्यक्ति को पहचान कर उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एआई व्यक्तिगत आदतों और स्वास्थ्य का पूर्वानुमान बिना डेटा के नहीं कर सकता है। एआई को ट्रेन होने के लिए डेटा की ज़रूरत तो है, लेकिन एआई का यूज़ किया जा रहा है ताकि हमें उसे डेटा न देना पड़े, वो खुद उन्हें ऑब्जर्व करे, उनके पैटर्न्स को फॉलो करे और उसका यूज़ करे, उसका डिसीजंस में अपने यूज़ करे। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एआई को ट्रेनिंग के लिए डेटा की ज़रूरत होगी, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग के बाद एआई खुद अपने पैटर्न्स पहचान सकता है, अपने लिए डेटा के एनालिसिस कर सकता है, अपने लिए अनुभव जमा कर सकता है और उनका भविष्य के डिसीजन में उपयोग कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि एआई द्वारा बनाई गई डीप फेक वीडियो से पहचान की चोरी और प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। हमने देखा भी है, जो एक मशहूर अभिनेत्री थी, उनके साथ इस तरह की घटना हुई थी। डीप फेक से एक इस तरह का वीडियो बनाया गया था। चौथा स्टेटमेंट है कि एआई पूर्वाग्रही डेटा के कारण भेदभाव कर सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन एआई मॉडल के काम करने के तरीके के बारे में सही है। एआई मॉडल किस तरह से काम करता है। पहला स्टेटमेंट, एआई मॉडल एल्गोरिदम के माध्यम से बड़े डेटा सेट पर प्रशिक्षित किए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बड़े डेटा सेट पर इनका ट्रेनिंग होती है, इनका प्रशिक्षण होता है और इस तरह से वे पैटर्न्स को फॉलो करना, अनुभवों को जमा करना सीखते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं। दूसरा सवाल, एआई मॉडल केवल वर्तमान इनपुट पर प्रतिक्रिया करते हैं और भविष्य के लिए कोई सीख नहीं लेते। ये बात बिल्कुल गलत है। वर्तमान इनपुट पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं और भविष्य के लिए उससे सीखते हैं और अनुभव जमा करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रशिक्षित मॉडल को इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध समझने में मदद करता है। ये बात बिल्कुल सही है। इनपुट और आउटपुट के बीच में एक संबंध को, एक पैटर्न को किस तरह से उसे रिएक्ट करना है, इसके लिए उसे ट्रेन किया जाता है, बड़े डेटा सेट पर ट्रेन किया जाता है और उसके बाद डेटा सेट में नई नई बातें एआई खुद भी अपनी तरफ से जोड़ सकता है। तो इस तरह से एआई काम करता है, एआई मॉडल्स काम करते हैं। पांचवा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से संबंधित हैं। तो व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 21 में यह निष्कर्षित किया गया है कि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा यानी गोपनीयता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। दूसरा, अनुच्छेद 20 और 22 मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वैसे यहाँ पर इनका उतना संबंध नहीं होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 14 केवल डेटा सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 14 सिर्फ डेटा सुरक्षा से संबंधित नहीं है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है।
और चौथा स्टेटमेंट अनुच्छेद 19 और 21 निगरानी और संचार की गोपनीयता के लिए संतुलन बनाए रखते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।